नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, जिस बजट का इंतजार था सभी को, वो बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश कर दिया है और खास तौर पर सबकी निगाहें थी कि बजट में किसके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट में जो विशेषकर फिलहाल फोकस हो रखा है, चर्चा सबसे ज्यादा है टैक्स को लेकर। टैक्स में एक बड़ी राहत दी गई है। आयकर पर सरकार का बड़ा ऐलान आया है। अगले हफ्ते आपको बता दें कि इनकम टैक्स पर नया बिल भी आने वाला है। इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपको बता दें कि मिडिल क्लास के लिए काफी राहत दी है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान है। 12 लाख की आय पर कोई भी टैक्स अब नहीं होगा। 12 से 15 लाख पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख पर 25% और 25 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स। सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट दोगुनी होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि छूट की सीमा की अगर हम बात करें तो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक की गई है। और देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए बजट में क्या कुछ खास है वो भी हम आपको बता देते हैं। बजट में सभी वर्गों के लिए राहत भरे ऐलान तो किए गए हैं। खास तौर पर किसान, युवा, महिलाओं के लिए कई योजनाएं इस बार बजट में लाई गई है। तो बजट की बड़ी बातें हम आपको बता दें। देखिए, अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है। टैक्स में राहत दी गई है और टैक्स स्लैब में बदलाव से सरकार का 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू घटेगा। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए सरकार का बड़ा ऐलान यहां पर निकलकर सामने आया है। 12 लाख की आय पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। और ये मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं कि टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट जो है दोगुनी मिलने वाली है। युवा, किसान, नारी का खास ध्यान रखा गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य था एक दिन पहले, कहीं ना कहीं इशारा भी था। सभी सरकारी अस्पतालों में डे केयर, आपको बता दें कि अस्पतालों को लेकर भी तमाम सुविधाएं लाई गई है। मेडिकल उपकरण सस्ते किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी गई है। LED, LCD टीवी के दाम घटेंगे, सस्ते होंगे। LED, LCD टीवी। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। कयास थे बिहार में पहले से ही चुनावी वादे हो सकते हैं, लोक लुभावन हो सकता है। और लिथियम आयन बैटरी, आपको बता दें कि इसको लेकर भी प्रावधान किया गया। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन। और इसके अलावा अगर बजट की बड़ी बातों की अगर हम ध्यान दें तो कपास उत्पादन के लिए 5 साल का विशेष प्लान बनाया जाएगा। भारत में जो कपड़े बनते हैं वो सस्ते होंगे। सस्ते और महंगाई की बातें, तमाम तरह की चीजें। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तमाम वर्गों का ध्यान रखने की बात जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है अपने भाषण में। और क्या कुछ कहा निर्मला सीतारमण ने, चलिए सबसे पहले वही सुन लेते हैं। मध्य वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट का इंतजार था और बजट पेश हो चुका है।
और जिस तरह से बात कही जा रही थी कि युवा किसान महिलाओं पर फोकस होगा बजट में, टैक्स को लेकर राहत के कयास जो लगाए जा रहे थे, निश्चित तौर पर तमाम चीजें देखने को मिली है। और कैसा रहा बजट, क्या कुछ खास है इस बजट में, इसी को लेकर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ सीए राजेश जैन जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी जुड़ चुके हैं। जल्द ही हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट भाजपा शिवम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करूंगी राजेश जी आप ही से, क्योंकि अगर बजट में अगर देखा जाए, पहले से कयास लगाए जा रहे थे तमाम तरह की चीजों के, खासतौर पर टैक्स को लेकर ये बातें सामने आ रही थी, शायद 10 लाख तक छूट मिल सकती है। हालांकि ये 12 लाख तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी तमाम तरह की कंफ्यूजन लोगों को। तो सबसे पहले मैं टैक्स को लेकर से समझना चाहूंगी, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, स्लैब की भी बात कही जा रही है। देखिए, जो मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ऊपर आकर सरकार ने मिडिल क्लास को छूट देने का प्रयास किया है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह प्रोविज़न किसी भी मिडिल क्लास या कहीं भी किसी भी सेक्टर द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन सरकार ने सभी एक्सपेक्टेशन के ऊपर 12 लाख रुपए की टैक्स में छूट दी है। इसका इफेक्ट ये होगा कि लगभग देश की 98 से 99% पॉपुलेशन टैक्स के दायरे के बाहर आ जाएगी। यह बहुत बड़ी छूट है 12 लाख रुपए की, जो कि पहले 7 लाख रुपए थी, अब 12 लाख रुपए तक नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत। पुरानी टैक्स रिजीम में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम ज्यों की त्यों लागू रहेगी, लेकिन नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक कोई छूट, पूरी छूट दी गई है। साथ ही इसके आगे बढ़ते हुए एक नया टैक्स रेट 25% की स्लैब में डाला गया है। 25% जो है 24 लाख रुपए तक की आमदनी पर 25% टैक्स लगेगा। ये भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए भी बहुत बड़ी जो है छूट प्रदान की गई है। और इस सब का लब्बो लुआब यह होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आउटगो गवर्नमेंट ने सेक्रीफाई किया है। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर जो टैक्स को लेकर एक राहत वाली खबर है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है निश्चित है, खासतौर पर मिडिल क्लास को लेकर सर जिस तरह से बात कही जा रही थी, टैक्स में जो बदलाव किया गया है, सबसे अगर ज्यादा असर हम बात करें, क्या वाकई मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत है? क्योंकि मिडिल क्लास पर फोकस बताया जा रहा है ये बजट, जो कि पूरी तरह इसके अलावा TDS के प्रोविजन में भी बहुत संशोधन किए गए हैं। सीनियर सिटीजन की जो बैंकों से ब्याज मिलता था उस पर 50,000 रुपए के ऊपर TDS कटता था, लेकिन अल्टीमेटली सीनियर सिटीजन की आमदनी नहीं होने के कारण उन्हें वो रिफंड के रूप में मांगना पड़ता था। वो 50,000 की लिमिट को अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही जो 40,000 रुपए बैंक में आम आदमी के ब्याज पर 40,000 से ऊपर पे गवर्नमेंट बैंक TDS काटती थी, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। और आम आदमी द्वारा जो TDS ब्याज के ऊपर 5,000 रुपये से ऊपर पे किया जाता था, उसको 10,000 रुपये लिमिट कर दी गई है। ऐसे कई प्रोविजन सेक्शन 206 में जो टर्नओवर 50 लाख से ऊपर की आप किसी संस्था को बिक्री करते थे, उसके ऊपर प्रोविजन टैक्स काटना, TCS करना पड़ता था, वो भी फार्गो हो गया है, वो ख़त्म कर दिया गया है। 194Q का प्रोविजन को एज सच रखते हुए डबल TCS और TDS हो रहा था, उसको ख़त्म किया है। प्रोफेशनल के केस में जो 30,000 की लिमिट थी उसको 50,000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे तमाम प्रोविज़न TDS के उनमें लिमिट बढ़ाई गई है, जो कि सरकार का स्वागत योग्य कदम है। साथ ही ट्रस्ट के केस में छोटे छोटे ट्रस्ट बन जाते थे, जो कि जिनको 12A और 80G में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, लेकिन छोटे ट्रस्ट होने के कारण वो अपने कंप्लाइंस बर्डन पूरा नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ट्रस्ट के लिए भी सरकार ने ध्यान रखते हुए जो 5 साल के लिए उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाता था, उसका समय सीमा बढ़ा के 10 साल कर दी गई है। अब 80G और 12A में जो रजिस्ट्रेशन होंगे ट्रस्ट के, उनको 5 की जगह 10 साल की छूट के लिए छूट मिलेगी। और उसमें जो छोटे ट्रस्ट हैं उसकी डेफिनेशन को उन्होंने रखा है 5 करोड़ रुपए तक की रिसिप्ट वाले। निश्चित तौर पर रमेश जी के पास लौटना चाहूंगी। रमेश जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि मैंने शुरुआत टैक्स से की है और इसी को लेकर मैं आना चाहूंगी। देखिए, एक पहले से ये बात थी कि बजट लोक लुभावन होगा, क्योंकि चुनाव है, बिहार में है, दिल्ली में है, और खासतौर पर दिल्ली, क्योंकि बजट को लेकर जो टैक्स में राहत दी गई है, खासतौर पर इससे इसी को लेकर जोड़ा जा रहा है। अगर दिल्ली की हम बात करें, मिडिल क्लास फैमिली है अधिकतर, और शायद इसीलिए मिडिल क्लास का ज्यादा ध्यान रखा गया है इस बार।
देखिए, स्वाभाविक रूप से सब इस समय कोई चुनाव सिर पर नहीं है। अब ये जो कुछ राज्यों के चुनाव हैं, ये तो समय समय पर हमेशा चलते ही रहेंगे। वो बिना चुनाव के इतनी राहत देना, मैं समझता हूँ ये सरकार का एक अच्छा कदम है और कहीं ना कहीं देश को विकास के लिए कदम है। जैसा कि राजेश जी ने बातचीत की है मिडिल क्लास के लिए, इसमें 12 लाख रुपए तक की न केवल उन्होंने टैक्स से मुक्त किया है, उसके बाद का जो स्लैब है, जैसे मान लीजिए 13 से 15 का, 16 का, 16 से 20 का, उस स्लैब में भी आपको मतलब जो टैक्स पेयर है राहत उनको उसका लाभ मिलेगा। हाँ। तो ये ठीक है। लेकिन इसके अलावा 2-3 और जो अच्छी योजनाएं हैं, खासतौर से एआई का वो जो सेंटर डेवलप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वैज्ञानिक और तकनीक है उसके लिए है। मेडिकल की जो सीट बढ़ाने की उन्होंने घोषणा की है मेडिकल के लिए, वो बहुत अच्छा है। आईआईटी की सीट बढ़ाने की घोषणा की है, वो बहुत अच्छा है। स्टार्टअप की लिमिट उन्होंने लोन की बढ़ा करके बढ़ाई है, वो उसमें बहुत अच्छा है। वो विशेषकर खासतौर से किसानों को, रुई के किसानों को, दाल के किसानों को जो उन्होंने राहत दी है, किसान क्रेडिट कार्ड भी बढ़ाया है। ये सारी चीजें उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक चीज, क्योंकि अभी मैं जल्दी में पढ़ नहीं पाया, एक चीज की मुझे इस बजट में थोड़ी सी कमी दिख रही है। मोटे तौर पर जो एआई का डेवलपमेंट है या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, वो अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत उत्तम है। हमारे यहाँ जो पिछली बार मोदी जी ने लोकल पर वोकल की बात कही थी, तो हमको कहीं ना कहीं स्थानीय और कुटीर उद्योग को जो थोड़ी सी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, हालांकि हो सकता है उसमें वो होगा। क्योंकि हमको युवाओं को, क्योंकि भारत जो है देश का, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, और अगर जितनी ज्यादा एआई आएगी, जितनी ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी आएगी, उतना युवा के हाथ से रोजगार कम होगा। तो हमको युवा को रोजगार देने के लिए वो जो लोकल फॉर वोकल, क्योंकि इसमें मोदी जी का एक मंत्र साफ दिख रहा है, वो जो उन्होंने ज्ञान का सम्मान कहा था, जिसमें गांव है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है, वो इसमें पूरा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकल पर वोकल वाला मैं समझता हूं उसकी तरफ, अभी चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है उसको, उसकी तरफ और कुछ ना कुछ कुटीर उद्योग वाला। हालांकि उन्होंने डेयरी का उसमें रिलैक्स दिया हुआ है, कि गौशाला पर भी उन्होंने रिलैक्स दिया हुआ है। ये दो चीजें भी गांव के लिए एक अच्छी है। लेकिन इसके साथ गांव का लोकल उत्पादन का छोटा सा यूनिट गांव में डले और गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, ये हो सकता है आगे चल करके सब देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये बजट, क्योंकि बिना किसी चुनाव का बजट है, तो ये बजट वाकई देश को आगे ले जाने वाला है। और अब राजनीतिक प्रतिक्रिया की ओर भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ केदार सिरोही जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। केदार जी, सबसे पहला सवाल, बजट आ चुका है और टैक्स स्लैब की जिस तरह से बात कही जा रही है, टैक्स की बात की जा रही है, मिडिल क्लास की बात की जा रही है, फोकस रहा है ये महिला, युवा, किसान पर भी, स्वागत कर पा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बजट कई साल से आ रहा है और जब बजट आता है उस दिन दो प्रतिक्रिया होती है। ये बजट बहुत अच्छा है, विकास का बजट है, गांव, गरीब, मजदूर सबका बजट है। और दूसरा, जब उसका एक साल निकल जाता है, उसके बाद जब मूल्यांकन करते हैं तब पता पड़ता है कि ये बजट जिनके लिए कहा गया उनके लिए है ही नहीं। अभी बजट में पिछली बार मध्य प्रदेश को 97,000 करोड़ करीब का जो एलोकेशन हुआ था, उसमें 17,000 करोड़ आए ही नहीं, अभी तक नहीं आए। अभी तक हम लोग उसका राह देख रहे हैं। तो उस समय पीठ तो बड़ी जोरदार थपथपाई थी। अब आकर हम लोग इस बजट का मूल्यांकन, अभी मूल्यांकन पूरा है नहीं। देखिए, डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, सिर्फ ये अभी कोरी ट्विटर की कहानी और आपके मीडिया पे जो आके या उनके स्टेटमेंट से जो निकाला गया है वो है। पूरा डॉक्यूमेंट अभी 5-6 बजे तक सबके पास आएगा, उसका सब स्टडी होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। अभी ये बजट जो है, उस बजट पे अभी इंटरनेशनल अमेरिका के जो चुनाव है, ट्रम्प का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा रहेगा। ये ऐसा नहीं कि हमने यहाँ सब कुछ कह दिया है। अभी अमेरिका की जो पॉलिसी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है, वहाँ के टैक्सेशन की पॉलिसी है, वहाँ से जो डिपोर्ट होने हैं वो पॉलिसियां है, वो तमाम तरह के कई फैक्टर्स हैं, उनका इम्पैक्ट भी यहाँ पर आएगा। अब मोटे तौर पर देखते हैं, देखिए किसानों के लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, ये स्पष्ट है। आपने कर्जा बढ़ा दिया, 3 से 5 लाख बढ़ा दिया है। अरे माई बाप, कर्जा बढ़ा है जमीन पर, आमदनी नहीं बढ़ी है। कर्जा बढ़ाना अचीवमेंट नहीं है, आप समझिए। इसका मतलब है कि ओईसीडी की जो रिपोर्ट कह रही थी कि पिछली बार जो 8-10 लाख करोड़ का खर्चा जो कम मिला है प्राइस, उस पे उसका भरपाई तो नहीं कर पाए आप लोग। जो आज 70-69 दिन हो गए, 69 डेज हो गए मिस्टर डल्लेवाल साहब को वहां बैठे हुए, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, डिमांडिंग फॉर द एमएसपी, वो उस पर अभी कोई बात नहीं हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है
एग्रीकल्चर आज की तारीख में मतलब खाने का, पेट भरने का जगह बचा है 80% किसानों का, खा के जिंदा रह सकते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते, वो मनी फॉर्मेशन का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जोत इतनी छोटी हो गई है। वो उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान मुझे कहीं ऐसा अभी दिखा नहीं है। डेयरी सेक्टर है, उसके बाद में आपका फिशरी है, गोटरी है, अलग अलग तरह का फॉरेस्टर्स जो जंगल में उनमें है, उस पर अभी कोई मुझे दिखा नहीं। शिक्षा का बजट क्या रहा है? 2% से भी कम रहा है। स्वास्थ्य का भी 2-2.5% रहा है। दोनों जगह बड़ा चैलेंजिंग है। रूरल डेवलपमेंट में बात है, ये टोटल बजट का क्या दिया है? 5-5.5%। 70%, 65-70% आबादी जो है वो आज भी गाँव में है, पंचायतों में, जहाँ रोड, बिजली, पानी तमाम तरह की मुहैया कराने की आज सरकारी स्कूलें बंद होती जा रही है। हर साल 8 महीने में आपके लिए केदार जी, डिबेट हो लेकिन जाती बजट है। आने के बाद अधिकतर पॉजिटिव रिएक्शन ही नजर आ रहे हैं। नहीं लगता है कभी कभी ग्रीन फ्लैग देना चाहिए, पॉजिटिव नजरों से भी देखना चाहिए? आप कहते हैं बजट तो हर साल आता है, हर साल क्या कमियां ही निकाली जाएगी? सुनिए हाँ। जी, सुनिए। अभी जो वो एक इनकम टैक्स का ही आया है, उस पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अभी जरा आप अंदर पढ़ के देखिएगा। 140 करोड़ लोगों में 8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। उसमें से 0% टैक्स भरने वाले कितने हैं? 70% लोग तो उसमें 0 टैक्स फाइलिंग करते हैं। हमारे जैसे किसान भी उसमें 0% टैक्स फाइलिंग करने वाले लोग हैं। टैक्स देने का एक जो दायरा है वो बहुत ही लिमिटेड है। आप उसका दूसरा रूप देख लीजिए। हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी से कवर करने का बात कहा है कल। 11% जीएसटी से टैक्स कलेक्ट करना। ये 11% किसकी जेब से आएगा? ये आपकी और मेरी जेब से ही आएगा ना। तो उधर बढ़ता हुआ दिखा है। पर कल का भाषण भी सुन लीजिए कि हमको 2 लाख करोड़ का जीएसटी पर मंथ लाना, 11% का उसमें इंक्रीज करना। तो वो भी तो कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसानों का सबसे बड़ा एमएसपी पर कोई बात नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट यूथ है, उसके लिए मुझे कहीं बात नहीं दिखा है। महिलाओं के लिए कहीं सब्सिडी और ये इस तरीके का, जब एक जगह एक स्कीम चल रही तो उसको पूरे देश में रिपीट करना चाहिए था। जैसे धान में 3100 रुपया छत्तीसगढ़ दे रहा है, तो जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो, तो सब किसानों को वो भी दे दीजिए। उस पर भी बात नहीं हुई। जो पीएसयू बैंक है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, जरा इसको भी हमारे को देखने की जरूरत है। देखिए, कपास की बात हुई, कपास की बात हुई, आज से नहीं हो रही है। कपास का भी मध्य प्रदेश में एमएसपी खरीदने के लिए कितना झगड़ा हुआ आपको मालूम ही है। हर दिन वो हुआ है, पल्सेस का बात हुआ है, बढ़ा देंगे। पर इनके जो बजट है, आपका यूटिलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है, वो जब तक नहीं पहुंचता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का बात है, सोयाबीन कितने एमएसपी की बात हुई थी, कितने किसानों से खरीदी गई? मात्र 2,04,000 किसानों से, 55-60 लाख किसानों में से। तो ये जहाँ डॉक्यूमेंट दिखता है और आज जो किसानों की आपको ज्यादा चिंता हो रही, किसान क्रेडिट कार्ड शायद आपको याद नहीं। चलिए ठीक है, फिलहाल चर्चा करूंगी मैं विस्तार से, लेकिन प्रतिक्रिया एक ले लेती हूँ। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ शिवम जी, उसके बाद लौटूंगी। शिवम जी, देखिए, विकसित भारत का बजट आप बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो इसमें भी कहीं ना कहीं अभी नुक्कड़ से निकालता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो वो नजर नहीं आ रहा है इतना, चाहे आप कितने ही प्रावधान कर दिए हों। देखिए खुशी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि विकसित भारत के संकल्पों को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हुए चले आ रहे हैं कि हमें 4 वर्गों का कल्याण करने की आवश्यकता है। गरीबों का, युवाओं का, अन्नदाता का और नारी शक्ति का। इस बजट में हम देखेंगे तो इन चारों ही वर्गों के लिए समावेशी योजनाएं हैं, समावेशी उनके प्रति जो बजट का एलोकेशन है वो किया गया है। और आने वाले वक्त में देखेंगे कि जो 10 वर्षों में हमारी सरकार ने एक मजबूत नींव तैयार की है, उसके बेसिस पे हम देश को और ज्यादा गति से आगे ले जा पाएंगे। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्वप्न है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का स्वप्न है, अथवा 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का स्वप्न है, उन तमाम चीजों की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कारक हो जा रहा है। बजट को लेकर के सबसे ज्यादा अभी हमें आने वाले वक्त में आम जनमानस की ओर से भी, विपक्ष की ओर से भी लगातार एक चीज देखने को मिल रही थी कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए कई सारी लाभार्थी मूलक योजनाएं चलाई। बड़े स्तर पर उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में भारत लगातार नीचे आया है। हमने देखा कि 165वीं रैंकिंग से हम सीधे
63वें स्थान पर आए, उनके लिए कई सारे अन्य टैक्स बेनिफिट्स हमने किए, तो इन तमाम क्षेत्रों में हम अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन लगातार मिडिल क्लास और जो नौकरी पेशा वर्ग है उसकी ओर से शिकायतें आ रही थी कि उनके ऊपर टैक्स का एक अतिरिक्त भार है। तो स्वाभाविक तौर पर उस स्थिति में हमारी सरकार ने निर्णय लिया और टैक्स का स्लैब है वो 12 लाख तक लेकर के चले गए, और जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए तो 12,75,000 है। अर्थात अगर किसी मध्यम वर्गीय परिवार में कोई 2 लोग अगर रोजगार जैसे क्षेत्र में है तो 25 लाख रुपए उनकी सालाना आय है और उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार ने उस वर्ग के बारे में भी चिंता की जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी उतना गहराई के साथ नहीं सोचा था। यूपीए शासनकाल के दौरान तक तो लगभग 2 लाख रुपए तक पर टैक्स लगता था, आज हमारी सरकार उसको 12 लाख रुपए से ज्यादा तक लेकर के गई है। यह दिखाता है कि सरकार के प्रयासों में कहीं ना कहीं एक जो जनमानस की आकांक्षा थी उसको प्रतिबिंबित करने का प्रयास इस पूरे बजट में किया गया है। दूसरा, किसानों को लेकर के यह तरह तरह की बातें कर रही हैं, तो हमारी सरकार ने नेशनल मिशन फॉर हाई यील्ड क्रॉप्स को स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। कॉटन को लेकर के आने वाले 5 वर्षों में कपास की खेती के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उसमें और ज्यादा गति दी जाए, उनको मजबूती प्रदान की जाए। केसीसी की जो लिमिट थी, क्योंकि किसी भी किसान के लिए आवश्यक है, उनके पास कैश फ्लो नहीं होता, तो उनको जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी उसको बढ़ा करके हमने इंश्योर किया है। और इसके साथ ही साथ जो किसानों और देश के बृहत्तर जनमानस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बीमा इंश्योरेंस कंपनीज में अब जब एफडीआई आएगा उसके माध्यम से उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा और अन्य तरीके से देश के अन्य आम जनमानस तक भी यह लाभ पहुंचाने का जो संकल्प है उसको सरकार साकार कर पाएंगे। दूसरा, इन्होंने बोला महिलाओं के लिए योजनाएं नहीं है। स्टार्टअप योजना के तहत हमने 10 करोड़ का लोन देने का निर्णय सबको लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने एक अन्य प्रावधान किया है जिसके तहत 1 करोड़ महिलाओं और SC/ST से आने वाले लोगों को लगभग 2 करोड़ रुपए तक का ऋण स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक जो समावेशी तत्व इस बजट में होने चाहिए थे, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए जो आवश्यकताएं थी, भारत की वैश्विक स्तर पर आर्थिक साख को स्थापित करने के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता थी, इन तमाम चीजों को इसमें देखने को मिला है। हमारा प्रयास तो यह भी है, स्वास्थ्य की दिशा में प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर जिले तक एक कैंसर अस्पताल खोला जा सके और उसको भी बजट में उसके लिए अलग से प्रावधान है। इसके साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि मेडिकल की सीटों को लगभग 10,000 की संख्या में पूरे देश में बढ़ा दिया जाए और यह तमाम चीजें जमीन पर साकार होती हुई नजर आ रही हैं। हमारी सरकार ने न तो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम किया, न लाभार्थी मूलक योजनाओं के ऊपर से कोई कटौती की, उल्टा टैक्स में भी बड़ी संख्या में रियायतें देने का काम किया। तो यह दिखाता है कि इस बजट ने सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का काम किया है और आने वाले वक्त में यह बजट अपने आप में विकसित भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी। केदार जी, क्या कहना है अब आपका? कुल मिलाकर देखा जाए, आप किसान की बात कर रहे हो, लेकिन मिडिल क्लास की बात पहले कही जा रही थी जब बजट नहीं आया था, जब विपक्ष पूरा मिडिल क्लास पर फोकस था। मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखा जाता है, मिडिल क्लास हर बार निराशा हो जाता है, तो इस बार क्या कहेंगे फिर इसको लेकर? केदार जी, मिडिल क्लास को सिर्फ अभी 12 लाख के अलावा आप बता दीजिए, क्या सरकारी अस्पताल वापस सही तरीके से काम करेगी? क्या सरकारी स्कूलों में कल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे प्राइवेट स्कूल बंद होके? क्या जो ये अभी हवाई यात्राएं और जो यात्राएं महंगी हो रही है, ये यात्राएं जो है वो सस्ती हो जाएगी? आपका टेरिफ जो है ये मोबाइल और इनके सब सस्ते हो जाएंगे, आपके घर के खर्चे, महंगाई हो, ये प्रावधान तो किया गया है ना, आगे नहीं होगा तब सवाल उठाइएगा। अभी तो स्वागत कीजिए ना, ये जो छूट दी गई है। ये बहन कोई पहली बार आ रहा है क्या? नहीं, पहली बार नहीं आ रहा है, आपके कार्यकाल में भी आया था ना, तब टैक्स की अगर बात की जाए तब तो 2 लाख ही था। तो मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ बहन, सुन तो लीजिए, अगर आपको उनके ही प्रवक्ता बनना है तो कोई तकलीफ नहीं। प्रवक्ता वाली बात नहीं है, प्रवक्ता वाली बात नहीं करेंगे केदार जी, नॉर्मल सवाल है। मैं आप ही की बातों का जवाब दिया था शिवम जी से। मैं बोल रहा हूँ नहीं तो आप सुनना क्यों नहीं पसंद कर रही है? हाँ तो बोलिए ना, जवाब दीजिए। तो मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए। आप नहीं सुनना चाहती है तो मत सुनिए, बोलिए। अगर आप देखिए, अगर आप तो, वो बात तो हम ऐड करेंगे ना, जब आप टैक्स की बात करेंगे अभी की, तो आपके कार्यकाल को भी याद दिलाया जाएगा। ठीक है, जवाब। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो 160 साल पुराने टैक्स की भी बात कर रहा हूँ, जब अंग्रेजों ने 1860 में लगाया था ना, जब बजट शुरू हुआ था 1860 में हुआ था पहली बार, 160 साल पहले, तब भी बातें आई थी। ये प्रोजेक्टेड आता है। मैंने अभी भी आपको शुरुआत में ही कहा कि अभी पूरा फुल इसका जो एक डॉक्यूमेंट आता है, 2 बड़ी पुस्तकें आती है, वो भी मिलेगी 5-6 बजे मिलेगी। फिर उसके बाद में उसमें स्टडी की जाएगी, उसमें इफ एंड बट बहुत सी टर्म एंड कंडीशन लगी होती है। अभी मोटा बजट है, वो दिखाया जा रहा है। अभी किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? मुझे आप बता दीजिए। मध्यम वर्ग की रहता कहाँ है? गाँव में रहता है। उसके बजट पर कुछ हुआ क्या? आप मुझे बता दीजिए कितनी नौकरियां युवाओं की लगने वाली है इस बजट में? आप मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं तो वो भी बताते जाइए हमको, ताकि क्लियर हो ना कि इस चीज में
डीजल पेट्रोल के भाव कम हो गए हैं क्या, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है क्या। आज देखिए इकोनॉमी बड़ी चिंता के दौर में चल रही है, आज अभी ग्रोथ नहीं है। इसके कारण जो इन्वेस्टर्स है इंटरनेशनल और नेशनल, वो हमारे यहाँ से भाग रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, पैसे का फ्लो नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। ये एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत नौकरियों की किस वर्ग को है? मध्यम वर्गीय वर्ग को ही है, जिसको जॉब क्रिएशन का हमेशा जरूरत लगता है। वहां पर कुछ मुझे ऐसा स्पेशल दिखा नहीं है। अब जब हम ऊपर की सारी बातें करेंगे तो वहां देखना पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर का बोला कि 3 से 5 लाख क्रेडिट कर दिया, अरे उधार देना अच्छा माना जाता है क्या? आप ये कहते हैं कि इस बार किसानों की आय बढ़ गई है, हम किसानों का बजट जो है उसका अलोकेशन बढ़ा रहे हैं, उनको गारंटी दे रहे हैं एमएसपी का, तो बात समझ में आती। युवाओं को भत्ता देने की बात अगर आती तो उस पर बात आती कि भाई बेरोजगार जो है उनको अगर नौकरी नहीं लगेगी तो हम लोग उनको सारी जगह पैसा देंगे। आप देखिए अभी इंटरेस्ट रेट पे बात आ रही है, 2-3 चीजें अभी काफी अभी इस पे डिस्कस करेंगे ना लंबा है। इंडस्ट्री को लोअर इंटरेस्ट पे पैसा चाहिए, आप समझिए, थोड़ा अलग तरह का इकोनॉमी होता है। और जो डिपोजिटर होता है, जो सीनियर सिटीजन होता है, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उनको हायर इंटरेस्ट की जरूरत होती है। मतलब उधर लोअर इधर हायर, तब बैंक में फ्लो आता है। और इस बीच को मैनेज करने के लिए वित्त मंत्री की जरूरत होती। ऐसा अभी मुझे कोई ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म अभी मुझे कहीं ऐसा दिखा नहीं है जिससे कि सेविंग्स बढ़ाई जाए और वो पैसे को इधर लो इंटरेस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग और इनको दिया जाए। एसएमई सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है भारत में, जो सबसे बड़ा जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं, वो सेक्टर को बहुत ज्यादा अभी सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी को लेकर जवाब ले लेती हूँ राजेश जैन जी से। राजेश जी देखिए, बात अगर कही जा रही थी, अभी केदार जी यही बात कर रहे थे कि आप मिडिल क्लास से बाहर तो आइए, आप बस एक टैक्स की राहत दे रहे हैं। लेकिन टैक्स से अलग अगर हटके हम इस बजट को लेकर अगर देखें, पूरा ऑल ओवर बजट, और इसको लेकर सेक्टर्स की मैं बात करना चाहूंगी। सर, सेक्टर्स को किस तरह से समझे, क्या कुछ इस बार छूट दी गई है, राहत भरा है, या फिर केदार जी की बातों पर मैं आ जाऊं? फिर देखिए, सरकार द्वारा 2047 में देश को विकसित भारत बनाने की घोषणा की गई है। तो जब हम सरकार की ओर से देखते हैं कि वो 2047 में 22 साल बाद देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उनके द्वारा देश में किन किन सेक्टर में कहाँ क्या कमियां थी, उनको उन्होंने स्टडी की है और उन सभी पर काम करने का घोषणा की है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करें तो फर्टिलाइज़र के लिए यूरिया हमको इंपोर्ट करना पड़ती है, तो उन्होंने यूरिया की फैक्ट्रियां देश में लगाने की एक कार्य योजना बनाई है ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज यूरिया के इंपोर्ट के नाम पर बाहर ना जाए। एक तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, साथ में हम सस्ते रेट पर यूरिया अपने एग्रीकल्चरिस्ट को प्रोवाइड कर पाएंगे। दूसरी, दालों में हमें आज इंपोर्ट करना पड़ रहा है, एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ये एग्रीकल्चरल आइटम है। इन सब पे योजना बना के उन्होंने कहा है कि हम 3 प्रकार की दालें, मसूर, उड़द और एक और 3 दालों के लिए स्पेशल प्रोग्राम बना के इनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। साथ में उन्होंने कहा है एडिबल ऑयल में हम सेल्फ सफिशिएंसी लाने का प्रयास करेंगे। इन सब के उत्पादन के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो केसीसी की लिमिट बढ़ाकर वो पूंजी उन्हें मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। देखो, पैसा लगाकर ही आप उत्पादन कर सकते हैं, लोन देना सही है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोन यदि आर्थिक रूप से काम करने के लिए यदि लोन नहीं मिलेगा तो किसान अपनी जो कास्ट है उसको लगा नहीं पाएगा, तो किसान प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए जो फंड की आवश्यकता है उसकी तरफ प्रयास किया गया है। हम जब मेडिकल में जाते हैं तो कैंसर एक ऐसी बीमारी देखने में आ रही है कि उससे अधिकतर लोग परेशान हैं, तो कैंसर पूरे देश भर में हर जिले में कैंसर के लिए उन्होंने प्रावधान करने की बात कही है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है। एजुकेशन के सेक्टर में भी हम देखें तो उन्होंने जो जहाँ कमी है उस सेक्टर को, इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री में कहाँ किन आइटम में किस इंडस्ट्री की क्या आवश्यकता थी उसको उन्होंने एड्रेस करके और उनकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए बजट में प्रोविज़न बनाए। ऐसा नहीं कि 15 दिन में बैठ के बजट की तैयारी कर ली गई है। यह पूरे साल भर स्टडी करने के बाद जुलाई के बाद 6 महीने में
पूरी स्टडी करने के बाद एक एक सेक्टर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हर सेक्टर के लिए सरकार ने योजना बनाई है और निश्चित रूप से आगे चल के इन योजनाओं को हमें फायदा मिलेगा। जैसे मेडिकल में हम यदि बात करें तो जहां मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है तो उन्होंने 5 साल में डॉक्टर्स भी 75,000 नए डॉक्टर एडिशनल बनाने की बात कही है। IITN की ज़रूरत पड़ेगी देश में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। IIT में नए IITN कितने एक्स्ट्रा हम बना सकते हैं उसकी भी बात कही है। जहाँ तक देश की ज़रूरतों को फ्यूचर में अगले 20 सालों में कहाँ किस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी उसकी स्टडी करके प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप से देश के विकसित भारत के लिए देश के स्वागत योग्य बजट है। निश्चित है। चलिए रमेश जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए, राजेश जी जिसको लेकर बात कर रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात कर लें, और मुझे लगता है मेन चीज़ होती है फोकस होना चाहिए एजुकेशन पर और चिकित्सक के क्षेत्र में क्या कुछ हम कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें। फिलहाल जो बजट में देखा गया है, मुझे लगता है प्रावधान तो किया गया है। अब इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्ष की आ रही है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं MSME सेक्टर्स की, लोन को लेकर जो कहा गया है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है, और MSME का सीधा एक संबंध माना जाता है मिडिल क्लास से भी कहीं ना कहीं। कैसे देखते हैं सर आपको तमाम सेक्टर उसकी अगर मैं बात करूं तो? निश्चित रूप से ये जो सारे प्रावधान जिसकी कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारे प्रावधान वाकई विकसित भारत बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये सारे प्रावधान बहुत आवश्यक हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग उन्होंने कहा कि राज्यों के हम सहयोग से काम करेंगे। तो अभी जिस तरीके से 2-3 योजनाएं आ रही हैं, एक असम के लिए आ रही है, एक बिहार के लिए आ रही है, तो ये जो योजनाएं आ रही हैं तो स्वाभाविक रूप से कर्नाटक के लिए योजना आ रही है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं पूरे भारत को सूत्र में बांधना। और दूसरी, मोदी जी का एक और मंत्र है, जैसा उनका ज्ञान का सम्मान एक मंत्र है, दूसरा उनका विकास के साथ विरासत का भी है। एक मैं अभी पट्टी आपके यहीं देख रहा था, स्थानीय भाषाओं के विकास के लिए उन्होंने जो योजना एक बनाई हुई है कि किसी जो स्थानीय भाषा है उस आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर पुस्तकें प्रकाशित हो, तो उसको वो लॉन्च करेंगे। तो फिर एक इस बजट में नए टैक्स का कुछ इसमें प्रोविजन नहीं दिख रहा। छूट ही छूट तो हमको दी गई है, हर क्षेत्र में छूट दी गई है, हर क्षेत्र में राहत दी गई है। नए बजट, नए टैक्स का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये भी एक प्रकार से इसके लिए बहुत, ये बजट एक अच्छा बजट खास तौर से आएगा। और खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता की जो बात आ रही है, आने वाले समय में आप अगर देखेंगे तो आने वाले समय में पूरी दुनिया में अगर स्पर्धा होने वाली है तो वो खाद्यान्न को लेकर के स्पर्धा होने वाली है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने वाले हैं तो हमको विकास की योजना के साथ साथ जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन की हो सकती हैं, कपड़े की हो सकती हैं, ये जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इसकी निश्चित तरफ रमेश जी, कुल मिलाकर देखा जाए तमाम सेक्टर्स का ख्याल तो रखा गया है, और इसका कितना फायदा अब लोगों को मिल पाता है, तमाम तरह के जो काम गिनाए जा रहे हैं, किन सेक्टर्स पर काम किया गया है, किसानों को लेकर जो बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे केदार जी। लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है, एक बात कही जा रही थी कि बजट शायद लोक लुभावन हो सकता है। बिहार पर अगर देखा जाए तो चप्पड़ फाड़ कर बिहार के लिए तो काम किया गया है। राज्य को एयरपोर्ट मिला है, मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, पटना IIT, हवाई अड्डे, तमाम तरह की चीजें गई है। क्या मान ले, क्या चुनाव है इसलिए ये हरी झंडी दे दी है? नहीं, देखिए बिहार में विकास की आवश्यकताएं हैं। बिहार हमने देखा कि देश के अन्य हिस्सों से बीते वर्षों में कुछ पिछड़ा रह गया था, तो उसके लिए अलग एक इंटरवेंशन हमारी केंद्रीय सरकार कर रही है। हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी आपने देखा किस प्रकार से अतिरिक्त जोर दे करके देश के विकास में बराबरी से सहभागी बनाने का संकल्प लिया था। उसी क्रम में बिहार में भी हमारा एक अतिरिक्त प्रयास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर देश में चहुओर विकास हो रहा है, उससे बिहार किसी भी रूप में पीछे न रह जाए। और बिहार वैसे भी वहां पर उस प्रकार से अन्य उद्योगों की संभावनाएं नहीं है, तो फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री आने से उस क्षेत्र के लोगों को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। जो वहां एक पलायन की समस्या है, वहां पर जो अशिक्षा की स्थिति है, तो इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए जो भी प्रयास हमारी सरकार से हो सकते थे, लगातार अपने स्तर पर हमने करने का काम किया है, और उसी क्रम में इस प्रकार का निर्णय लिया गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, केदार जी जब इस प्रकार की बातें करते हैं, किसानों को लेकर के और तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तो उनको पूर्व में जाकर के अपनी सरकारों के भी प्रयास देखने चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से लगातार सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ किसानों को छलने और भरमाने का काम किया था। कभी भी कोई ऐसी किसानों को न कभी सम्मान निधि देने का कोई निर्णय लिया, न उनके लिए कभी फसल बीमा योजना लेकर के आए, न किसानों को लेकर के उनका जो एमएसपी, आज मैक्सिमम फसलों पे एमएसपी हमारी सरकार के नेतृत्व में मिल रहा है। किसानों के लिए चाहे कृषि का रकबा बढ़ाने की बात हो, चाहे अपने देश में बिजली का उत्पादन की बात हो, सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की बात हो, यह तमाम चीजें हमारी ही सरकारों के दौरान संभव हो पाई हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ किसानों ही नहीं, हर वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया था और यही कारण है कि तीसरी बार भी इनको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। और जनता ने तो हमारी सरकार के बजट पर, हमारे विकास कार्यों पर लगातार मुहर लगाने का काम किया है और हम देखेंगे कि यह जो बजट है यह अपने आप में आने वाले वक्त में देश को तेज गति से आगे ले जाने में सहायक रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने अभी तमाम चीजों को फिर से एक बार चित्रित किया, चाहे वह 50 नए धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात हो, 32 से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां जो कि गंभीर बीमारियों के लिए आवश्यक हैं और उन पर पूरी तरीके से कोई भी अब टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जो कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से सरकार ने तकरीबन हर क्षेत्र को स्पर्श करने का प्रयास किया है। और जैसा कि राजेश जी ने बताया कि भी एक लंबे समय से यह पूरा जो प्रयास है ये एक दिन का नहीं है। पिछले 1 वर्षों से हमारी सरकार लगातार जो जनमानस के बीच समस्याएं थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उसको लगातार अध्ययन कर रही थी और उसको इस बजट में पूरी तरीके से समावेशित किया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस बजट को जनता के बीच हर्ष के साथ स्वीकार किया गया है और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसको लेकर के वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट इस देश के सामने प्रस्तुत किया है जो आने वाले वक्त में देश को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। ठीक, केदार जी, बढ़िया बातें हो रही है सब जगह की। अब सब इनसे पूछ लीजिए कि देश को इतना मिला, बिहार को इतना मिला, नॉर्थ ईस्ट को ये मिला, दिल्ली को ये मिला, उनको ये मिला, मध्य प्रदेश को क्या क्या मिला, ये भी तो जिक्र हो जा। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो अमेरिका जैसी सड़कें शिवराज जी के भाषण में ही है। जब 10,000 सीटें बढ़ेंगी तो मध्य प्रदेश में भी बढ़ेंगी। जब 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों को प्रधानमंत्री जी चित्रित करके उनका पुनर्निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। तो मध्य प्रदेश तो सदैव ही देश के हृदय में रहा है और मध्य प्रदेश देश के प्रगति और विकास को गति देने में सहायक रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के किस स्तर पर अभियान चलाए हुए हैं। तो केंद्र और प्रदेश की हमारी सरकारों के, डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से मध्य प्रदेश तो देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाला है और जो वह तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है उसमें भी मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो हमें आवश्यकता है कि हम देश के वह राज्य जहां आज आवश्यकता है इस प्रकार के स्पेशल इंटरवेंशन की, वहां पर भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। और यह कांग्रेस पार्टी नहीं है सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे, नफे नुकसान को देख करके निर्णय ले। हमारी सरकार ने जिस भी अंचल में जो भी आवश्यकता थी उसके अनुरूप निर्णय लेने का काम किया। केदार जी, अब इनसे बोल दीजिएगा मैं बोलूं जब तक चुप रहे। ठीक है, आप रखिए प्रतिक्रिया। ये 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनेगी ना, उसमें हमारे जैसे कांग्रेसी भी योगदान देंगे। हमारे लिए कोई टैक्स वैक्स की छूट नहीं है। तो कांग्रेस के लिए अलग से टैक्स की छूट चाहिए आपको? सुन तो लो यार। नहीं तो कांग्रेस के लिए अलग से टैक्स की छूट चाहिए आपको? अरे जो आप बातें कर रहे हो ना, आप ही आप, अरे ये पूरा देश का सबका करेगा। मध्य प्रदेश में फंड कितना है ये बताओ। मध्य प्रदेश के किसानों को क्या एमएसपी की गारंटी मिल रही है? ये जो नौजवान जेल में जा रहे हैं संतुष्ट है। फिरोज जी, आप घूम फिर करके आप अपनी निजी समस्याओं को मध्य प्रदेश के किसानों से क्यों जोड़ देते हो? मैं मानता हूं कि आपकी फसलें अच्छा नहीं कर पा रही होंगी और कांग्रेस की कम से कम राजनीतिक फसल तो संकट में ही है। तो उस स्थिति में आप मध्य प्रदेश के किसानों को समेटने का काम मत करिए। मध्य प्रदेश का किसान लगातार प्रगति और उन्नति के अरे आपकी फसल में ही कीड़े लगे अभी, वो रोज लड़ रहे हैं। हमारी तो आज भी इतनी चलती है कि आपके जो नेता काम नहीं करा पाते वो हम डंके की चोट पे करा के लाते हैं। डंके की चोट पे आपकी सरकार में, हमारी सरकार में आप जैसे को तो गेट में भी नहीं घुसने देते, उधर ही बाहर खड़े रहते हो। वो अभी उस पर मत जाना, अभी थोड़ा टॉपिक दूसरी कीड़ों को लेकर भी, फसल में लगे कीड़ों को लेकर भी खैर प्रावधान तो लाया गया है बजट में। केदार जी देखिए, बात यह है कि देश के विकास में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह का सबका योगदान देता है। और ये नींव हम लोगों ने रखी है, ऐसा नहीं है। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनका, नेहरू जी का बहुत बड़ा विजन था। ये व्हाट्सएप और गलगोटिया यूनिवर्सिटी और जो भाजपा की तरफ से आते हैं बोलने के लिए, उनसे मत पूछना। नेहरू जी का विजन था, बहुत ही व्यवस्थित विजन था। उन्होंने पहले बजट में जब पहला 47 का बजट आया तो 50% 46% हमको लड़ाई के लिए रखना पड़ा था, रक्षा के लिए रखना पड़ा था। उसके बाद चीन के हाथों कितनी बड़ी विभत्स पराजय का हमें सामना करना पड़ा। केदार जी, जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो इतिहास का अध्ययन अच्छे से करके आइए। कहते हैं कि चीन का कोई नहीं घुसा है,
अरे चीन ने कब्जा कर लिया, वहां जाके दिखाओ, झूले झुलाने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोग कभी देखे हो? अभी 1 महीने पहले ही आपका लेटर आया है, चीन कितना अंदर आ गया है। बातें चीन की करते हो, चीन को आंखें दिखा देंगे। अरे चीन का लेकर के आप तो चीन के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं। देश की केंद्रीय सरकार अगर कोई बात बोल रही है तो आपको उस पर विश्वास नहीं, आपको चीन की बातों पर ज्यादा विश्वास है। जिस पार्टी से आप लोग चंदा लेते हैं और उसका ही बखान देश में भी कर रहे हैं। देश की केंद्रीय सरकार, देश की संप्रभु सरकार अगर कोई बात बोल रही है तो आपको उस पर विश्वास नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अगर कुछ बोल रही है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मत दिया करो, मुझे तो कम से कम मत दिया करो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मत दिया करो, ये थोड़ा सम्मानीय चैनल है, वो उधर ही दिया करो, छोटे मोटी जगह। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं, कागज की बातें किया करो, समझ में आएगा। और अगर इतना ही अच्छा बजट ला रहे हो हर साल से, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता क्यों जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट कहां बढ़ रहा है? पीरियोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट है केदार जी, पीरियोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट है कि 3% के आसपास देश में बेरोजगारी दर है। तो आप कौन सी संस्था के आंकड़े पे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, कौन सी संस्था के आंकड़े पर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हो? उसके क्यों जा रहे हैं? अरे ये 10-15 देशों में आपके यहाँ के लड़के मेडिकल की पढ़ाई करने क्यों जा रहे हैं? बातें करते हो। ये इंजीनियरिंग के जो IIT के लोग हैं वहाँ प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा? ये तो भारत के लोगों की श्रम और शक्ति है, उनका अपना एक कौशल है जिसके बलबूते पर वैश्विक स्तर पर जो देश आज विकास के क्रम में हमसे कहीं आगे हैं, उनको भी भारतीय जो युवा है उनके सामर्थ्य पर विश्वास है और लगातार उनको रोजगार के अवसर। आपको उससे क्या आपत्ति है? क्योंकि मालूम है कि तुम्हारे पास कोई विजन नहीं है। वो ट्रम्प ने एंट्री नहीं दी, ताली बजाते रहे, अभी खड़े रहे। अभी 1-6 महीने में उसकी पॉलिसी देखना कितना इम्पैक्ट आएगा। अभी चलिए ठीक है, बड़ा इलाका है इसको, ठीक है, मुझे लगता है मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, बजट को लेकर चर्चा चला। ठीक है, फिलहाल देखिए फिर समय की कमी है, जबरन बोले जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। ठीक है, शैली आप विकसित कर लो भाई, कैसे बातें कर रहे हो केदार जी? भाई सब विकसित है, बहुत तुम्हारे जैसे के लिए सही है। नहीं, तुम्हारे जैसे के लिए क्या बोल रहे हो? बात करने की तमीज तो रखो, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। देखिए चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है, राजेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद रमेश जी की बात करूंगी। आप कर रहे हो केदार सिरोही जी, ठीक है, सबसे बड़े बदतमीज आप हो केदार सिरोही, आपकी पार्टी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए ठीक है, समय की कमी, राजेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी। राजेश जी देखिए, एक बात कही जा रही थी मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ प्रावधान है? हालांकि देखा जाए तो तमाम जो शिक्षा की हम बात कर रहे थे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर रहे थे, तमाम चीजें लाइए नहीं, मुझे लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए है, फायदा मध्य प्रदेश को भी होगा। लेकिन बात फिलहाल अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया जा रहा है, निवेशकों को रुचि कहीं ना कहीं बढ़ाई जा रही है, स्टार्टअप को लेकर अगर नजर डालें हम, तो बजट को लेकर क्या कैसे देखते हैं सर आप मध्य प्रदेश को? देखिए, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं और उसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आकर अपनी सहभागिता दिखाएंगे और मोदी जी द्वारा खुद व्यक्तिगत रूप से आके उस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करना मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से उस कॉन्क्लेव में अपन देखेंगे कि प्रदेश के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमें प्राप्त होगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की में हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही बजट के जो विभिन्न प्रोविज़न किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, IIT से रिलेटेड हो, टूरिज्म से रिलेटेड हो, और भी अन्य प्रोविज़न एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, इन सब का फ़ायदा देश के अन्य राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी प्राप्त होगा और मध्य प्रदेश भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने विकास की ओर आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो इनकम टैक्स में 12 लाख की लिमिट एग्जम्प्ट की है, उसके अलावा उसमें सुधार के तहत जो नया बिल एक हफ्ते के अंतर से लाने की बात कही गई है कि 1 वीक के अंदर नया फाइनेंस बिल लेके आएंगे, टैक्स से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, वो बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जैसी जानकारी है उसमें जो आम आदमी इनकम टैक्स में अपने आप को बिल्कुल। राजेश जी देखिए, फिलहाल समय की कमी, एक अंतिम प्रतिक्रिया रमेश जी से लेना चाहूंगी। रमेश जी देखिए, एक वक्तव्य में यहाँ पर याद करूंगी, कल ही हमने देखा था, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संबोधन दे रहे थे, लक्ष्मी मंत्र का उन्होंने एक जिक्र किया था, लक्ष्मी मंत्र पढ़कर सुनाया था और शायद तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि महिला, किसान, युवा के लिए इस बार अच्छा खासा प्रावधान हो सकता है इस बजट में। निश्चित रूप से, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी की थी, मोदी जी ने कहा भी, इसमें महिला भी है, इसमें किसान भी है, इसमें युवा भी है और इसमें गांव और गरीब भी है।
तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं एक विकसित भारत के लिए ये बजट फिलहाल अच्छा दिखता है। इस मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है तो उसमें जो नए एयरपोर्ट बनना है, हवाई सर्विस जुड़ना है, उसमें मध्य प्रदेश की कुछ स्थान है। जो धार्मिक पर्यटन और पर्यटन के रूप में जो विकास होना है उसमें भी मध्य प्रदेश के स्थान है। और खास तौर से जो मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज के लिए भी 4 जो अभी डिटेल आएगा उसमें से 4 जिले मध्य प्रदेश के भी चयन किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश को भी उसका स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा। अब इस बजट के अनुरूप जो हितग्राही हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने अन्य योजना को बढ़ाया है, वो मकान बनाने वाली योजना उसमें बढ़ाई है, घर नल जो योजना बढ़ाई है, तो हितग्राहियों को भी चाहिए कि जागरूक होकर के आगे रह करके इन सारी योजनाओं को वो लाभ उठाएं। निश्चित जो योजनाएं लाई गई है निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि उसका लाभ निश्चित कितना लोग उठा पा रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल अपने जिले को, अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि गांव प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तभी देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। निश्चित ही। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए आम बजट मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आम जनता के लिए तो इसमें फोकस होना ही चाहिए। हालांकि बजट पेश हो चुका है, विकसित भारत की संकल्प की ओर ये बजट बताया जा रहा है। विपक्ष के अपने तर्क है, नाखुश वो बता रहा है इस बजट को, लेकिन आम जनता क्या कहती है इस बजट के बाद वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।